हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी शेवरलेट बीट और इस बीट की स्टीयरिंग रैक को मैंने रिपेयर किया है। ऐसा रिपेयर किया है कि बिल्कुल नया बना दिया है। उतनी ही चलेगी जितनी नई स्टीयरिंग रैक चलती है। और इस तरीके से रिपेयर करते हैं। कोई भी स्टीयरिंग रैक हो, ऐसी हो जिसको मैकेनिक कहते साहब ये तो खराब हो गई, इसमें तो रस्ट आ गई, इसमें तो जंग लग गई, अब ये बन ही नहीं सकती, रिपेयर ही नहीं हो सकती, वो भी रिपेयर होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको दिखाता हूँ। स्टीयरिंग रैक को बाहर निकालने से पहले आपको यूनिवर्सल जॉइंट नीचे मार्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप रैक को बाहर निकालोगे पिनियन घूम जाएगा, आपको आइडिया नहीं होगा। पहले ये बोल्ट बाहर निकाला, जब इसको बाहर निकालते हैं तो इससे पहले यहाँ पे एक मार्किंग कर ली मैंने, और वही मार्किंग पिनियन पे भी की हुई है। ये गलती होती है कई बार स्टीयरिंग रैक रिपेयर करने या निकालने दोबारा लगाने में, स्टीयरिंग का अलाइनमेंट आउट हो जाता है, बाद में सही नहीं आता है, ये रीज़न होता है। अभी देखिए स्टीयरिंग रैक को बाहर निकालते हैं। अब चलते हैं इसको रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला काम, इसको बूट को खोलना है हमें और इसके एंड्स अलग कर लेने हैं। जो बाहर लगे हुए हैं इसमें दो एंड हैं, इनर स्टीयरिंग रॉड एंड बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं आउटर स्टीयरिंग रॉड एंड। दोनों एक साथ हैं, बाहर निकाल दिए। अब इस स्टीयरिंग रैक को हमें खोलना है। खोलने से पहले जितने भी नट हैं इन पे हम WD-40 स्प्रे करते हैं, ताकि इसको ईजिली हम खोल सकें, कोई भी नट ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, क्योंकि हमको दोबारा उसको रीइंस्टॉल भी करना है। स्टीयरिंग रैक को अब हम खोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आ चुकी है प्ले। अंदर लगा हुआ है एक टेफ्लॉन का बुश, जो कि बार बार अंदर बाहर चलने से ये कट जाता है। ये देख रहे हो आप, पूरी इसके अंदर प्ले है। अब इस बुश को रिप्लेस करके स्टीयरिंग रैक परफेक्ट हो जाती है। लेकिन मुद्दे की बात इससे आगे है, कई बार ये बुश रिप्लेस करके भी दोबारा स्टीयरिंग रैक खराब हो जाती है, और फिर एक धारणा बन जाती है कि स्टीयरिंग रैक की रिपेयरिंग चलती नहीं है, सब चलेगा। आप देखो, पहले खोलने से पहले मैंने इसको मार्क किया, बिल्कुल अंदर किया, और ये पिनियन पे जो कट लगा हुआ है ये कट इस बॉडी से मैच किया। मैच करने के बाद डैम्पर नट को खोलेंगे, लूज़ करके इसको बाहर निकालना है हमको पिनियन को। इससे पहले अंदर दो पार्ट में इसके डैम्पर हैं। पहला पार्ट निकल गया, दूसरा पार्ट जो इस रैक के गियर को दबा के रखता है। फिटिंग के टाइम अगर इसका एडजस्टमेंट बिगड़ जाए तो स्टीयरिंग आपका हार्ड होता है। अब देखो ये पिनियन बाहर आ गया। इसके अंदर ये बेरिंग लगा हुआ है, ये बेरिंग में अंदर बहुत ज़्यादा प्ले है, इट मीन्स कि पूरा ही ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से अंदर हमको स्टीयरिंग में किट किट की आवाज़ आती थी। इसके बाद आती है बारी मेन गियर की। ये है गियर रॉड, इसको बाहर निकाल के आप देखो रस्टी हो रहा है पूरा, और ग्रीस मतलब पूरा रस्ट में बदल चुका है। अंदर लगा होता है इसके एक बुश जो टेफ्लॉन को होता है। आपको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से पुश करना है, बाहर से दोबारा इस गियर रॉड को डाल के थोड़ा सा ठोकेंगे, बुश बाहर आ जाएगा। और अब हमको बुश को रीइंस्टॉल करना है। साथ में इस गियर की भी मेन कहानी है, क्योंकि इस गियर के अंदर हमको रस्टिंग पहले ही दिख रही है। रस्ट भरा है किस वजह से? लुब्रिकेशन सही ना होने की वजह से। बुश देखो हमारा ठोकने के बाद बाहर आ गया। अभी हमको करनी है इसकी क्लीनिंग। पूरे पार्ट्स को क्लीन करेंगे, लेकिन उन पार्ट्स को छोड़ देंगे जिनकी ज़रूरत नहीं, जैसे कि हमारा ये पिनियन के साथ बेरिंग ऑलरेडी इतनी प्ले है, इसको हमें चेंज ही करना है। इसको हटाएंगे, बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। डिग्रीसर है मेरे पास। डिग्रीसर कैसे बनाया था मैंने इंजन क्लीनिंग के लिए, वो भी एक वीडियो में मैंने बता रखा है। बहुत ज़्यादा ना पानी वेस्ट करूँगा ना डीजल वेस्ट करूँगा, क्लीनिंग बहुत अच्छी कर लूँगा। क्लीन करके एक बार फिर आपको दिखाता हूँ इस रिपेयरिंग का मेन पार्ट, जो शायद यूट्यूब पे पहली बार होगा जो कोई इस तरह की रिपेयरिंग दिखा रहा होगा और ये सारे फैक्ट्स बता रहा होगा। अभी देखो जी, इस रिपेयरिंग का मेन पार्ट मैंने ये सारी चीज़ें साफ़ करके रख ली। रिपेयर चलता क्यों नहीं, रिपेयर फेल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं रिपेयर की हुई चीज़ें ना ख़राब हो जाती है। स्टीयरिंग रैक रिपेयर तो कर ली, लेकिन बाद में ख़राब हो गई। क्यों ख़राब होती है अब दिखाता हूँ। देखो इसका गियर है, पिनियन है, इसको मैंने क्लीन नहीं किया। बेरिंग देखो बिल्कुल ख़त्म है। अब मेन खराबी कहाँ है? बुश ख़राब हो गया, इसका प्ले आ गई, खड़खड़ की आवाज़ आई, इसलिए हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये दोबारा वैसा ही हो जाएगा बहुत जल्दी। क्यों हो जाएगा? इसको देखो आप, ये पार्ट को ध्यान से देखो। रस्ट की वजह से ना इसमें गड्ढे पड़ गए। इसका सरफेस जो है बिल्कुल इवन नहीं है। अब क्या होगा, जब भी ये बुश इस पे चलेगा कुछ टाइम तक तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे ये रगड़ेगा इसको घिस के ख़त्म कर देगा और फिर इसमें प्ले आ जाएगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो देखो बेरिंग ख़राब हो गया था, मैंने पूरा ये पिनियन ही मंगा लिया, टेंशन ख़त्म। सेम पिनियन है, ये देखो
ये मार्किंग ये बराबर रहती है। अब ये बेरिंग नया हो गया। अब आती बारी इस रॉड की। इस रॉड की वजह से स्टीयरिंग रैक पूरा बदलना पड़ता है। ये तो ख़राब हो गया, अब पूरी रैक आएगी। अब पूरी रैक में इसका क्या दोष? ये तो कभी ख़राब नहीं होता। ये क्यों ख़राब होगा? जब तक ये टूट ना जाए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ये रॉड टकराती नहीं है, बुश के पास चलती है। डैम्पर किट मैंने साफ़ करके रखी है, अंदर स्प्रिंग है, बहुत जल्दी ऐसा कुछ ख़राब नहीं होता। ये देखो, ये इस तरह से ये मूव हो रहा है, बिल्कुल फिट है। और ये ऊपर का चक नट सील के साथ। मैंने ये रॉड भी नई मंगा ली। अब स्टीयरिंग रैक में क्या बच जाता है? अब जब मैं इस रॉड को भी चेंज कर दूंगा तो स्टीयरिंग रैक आपकी उतनी ही चलेगी जितनी नई चलती है। इसका ये बुश भी आ गया। मेन पार्ट ये ख़राब था, पिनियन रॉड ख़राब थी, ये हटा दिया। बुश ख़राब था, ये हटा दिया। अब हमारी ये रैक इससे असेंबल होगी। एडी ने देखो अपने ग्लव्स उतार दिए। ये मेरा बेटा एडी है, इसको ऑटिज़म है, मेरे साथ ही रहता है। अभी इसको ग्लव्स भी पहनाए थे, मैंने को इसको काम कराना था। एडी छोड़ के जा रहा है, शायद इसको कहीं जाना होगा। तो सिंपल, अब इसको असेंबल कर लेते हैं, ग्रीस करेंगे। ये मैंने ग्रीस रखा हुआ है, ये ग्रीस इसमें लगाऊंगा। कहाँ कहाँ लगाऊंगा, कैसे फिट करता हूँ दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें बुश इंस्टॉल करना है। इसके लिए मैं पहले इसको ग्रीस कर रहा हूँ। ग्रीस मेन पार्ट होता है आपके किसी भी पार्ट की रिपेयरिंग के लिए, कोई इसकी तरफ फोकस नहीं करता। मैं यहाँ पे लिथियम कॉम्प्लेक्स ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ, NLGI 2 ग्रेड का, जिसकी लोड कैपेसिटी 400 kg तक है। 400 kg तक वेट अगर आता है दो मेटल के बीच में और उसके बीच में ग्रीस है, तब भी ये ग्रीस अपनी जगह पे एक थिन लेयर बना के रखेगा, वहाँ से आउट नहीं होगा। 4 बॉल लोड टेस्ट के नाम से एक टेस्टिंग होती है जो इस ग्रीस की जाती है। नॉर्मली हमारे इंडिया में जो लोकल मार्केट में ग्रीस मिलते हैं, किसी में कोई टेस्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मार्केट की बात तो छोड़िए, जब आप रिपेयरिंग कराने जाते हैं किसी मैकेनिक के पास, आप देखोगे गंदा सा डिब्बा पड़ा होगा, उसके अंदर पीले रंग का एक ग्रीस होगा जो कि किसी आलू से या किस चीज़ से बना हुआ है, नो आइडिया। वो ग्रीस लेके उस चीज़ को में भर देते हैं और भरने के बाद सोचते हैं कि साहब बहुत बढ़िया कर दिया है हमने, लेकिन वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो ग्रीस एक तरह से लुब्रिकेशन नहीं, कटर का काम करता है और वो उन पार्ट्स को भी ख़राब कर देता है जो ख़राब नहीं होने वाले थे। अब देखो, जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट ही नहीं होगा तो इनके वियर एंड टेयर कितने कम हो जाएंगे। बस थोड़ी सी अकल लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा लालच कम करने की ज़रूरत है और थोड़ा सी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। हर एक काम सक्सेस हो सकता है। बुश लगाने के बाद स्टीयरिंग रॉड भी हमने अंदर लगा दी। इस रॉड को सीधा करना पड़ेगा क्योंकि गियर इसके साथ चलता है, पिनियन के साथ मिलके बिल्कुल सीधा करके। और अब हमको क्या करना है, इस पिनियन में भी अच्छे से ग्रीस करना है, साथ में इस बेरिंग के अंदर भी यही ग्रीस भर देना है। भरने के बाद इसको मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। नीचे एक बेरिंग था इसके जो बॉटम पे है, उसको भी हम पहले ही लुब्रिकेट कर चुके हैं। और इसके बाद जो इसका चकनेट है, चकनेट पे भी ग्रीस लगाएंगे, अंदर तक भर देंगे। चकनेट के ऊपर ऑलरेडी एक सील है जिसकी वजह से पानी वगैरह अंदर नहीं जाता। डैम्पर किट के हर एक पार्ट को अच्छे से ग्रीस किया। इसका एडजस्टमेंट भी बड़ा मेन होता है। अगर इसको एडजस्टमेंट सही नहीं किया गया तो फिर वही होता है कि आप गाड़ी चला तो रहे हो, लेकिन आपको स्टीयरिंग हार्ड लग रहा है। जो आपको बोलते हैं कि साहब कुछ दिन चला लो, चल के फ्री हो जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट अगर सही नहीं होगा तो वो फ्री नहीं होगा। इसके एडजस्टमेंट के लिए आपको एक बार इसको फुल टाइट करना होता है। फुल टाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा लूज़ करना होता है, अप्रोक्स 60 to 90 डिग्री। कई बार 90 डिग्री में अगर लूज़ नहीं आता तो आपको इसको थोड़ा सा और कर सकते हो, 100 डिग्री कर सकते हो, 120 भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी टेस्टिंग के ऊपर प्ले नहीं होना चाहिए और स्टीयरिंग थोड़ा फ्री होना चाहिए। एडजस्टमेंट एक बार बराबर आ गया, अब आप इसका ऊपर का चकनट और पिनियन चकनट दोनों को अच्छे से टाइट कर सकते हो। बीच बीच में हिला के इसको चेक करो कि प्ले तो नहीं है। अगर आपने हर बारीकी को ध्यान में रख के ये सारी रिपेयरिंग की है, बिल्कुल सक्सेस होगी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हर पार्ट को निकाल के फेंक देने की। नया डाल दो, 1 नंबर का डाल दो, ओरिजिनल डाल दो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका काम है सिर्फ कहना। फ़र्क उसको पड़ता है जिसकी पॉकेट से जाता है, और पॉकेट से जाना भी एक अलग बात है। मेन मुद्दा है आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, अपनी कंट्री को पॉल्यूशन से यहाँ भी बचा रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आप ईवी चलाओगे तभी पॉल्यूशन से बचाओगे। रैक में बूट फिट करने हैं, इससे पहले आपको ये एंड खोलना पड़ेगा। एंड की पहले मार्किंग की जाएगी। मार्किंग करने के बाद जब आप इसको खोलोगे, खोलते समय इसके राउंड नोट करोगे कितने राउंड हुए। 17, 18, 19, ठीक है, 19। अब ये राउंड हमने इसलिए गिने ताकि इसको रीइंस्टॉल जब करेंगे तो उतने ही राउंड दें और फिर बोल्ट को टाइट करें, जिससे हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल भी आउट नहीं होगा। जब हम अलाइनमेंट कराने जाते हैं तो इस बोल्ट की मदद से ही आपका अलाइनमेंट होता है। टायर को अंदर और बाहर किया जाता है। अब ये वॉशर होता है इसके लॉक के लिए। लॉक वॉशर को पहले से पिंच करना है और पहले अंदर लगा के फिर इसके बाद ये एंड इंस्टॉल करना है, ताकि कभी भी चांस ना हो इसके रास्ते में खुल जाने के। और कई बार लोग इसको वॉशर ऐसे ही लगा देते हैं, साहब वॉशर ही तो है, लेकिन वो लॉक वॉशर है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वो लॉक करने के लिए है। लॉक करने के बाद जैसे ही आप फुल टाइट करते हो, इसको ऊपर से बेंड कर दीजिए। बेंड करके बाद अब ये आपका एंड सिक्योर हो गया। और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी होता है। दोनों तरफ मैंने अच्छे से इसको बेंड कर दिया
और बूट लगाने से पहले इस एंड में भी हम यही वाला ग्रीस लगा देंगे, NLGI 3 गेट का लिथियम कॉम्प्लेक्स ग्रीस। अब ये जब ग्रीस लग गया इसके अंदर और बूट अच्छे से इंस्टॉल हो गया तो मतलब ही नहीं कि ये ख़राब हो जाए। राने का बूट लिया है मैंने, साथ में गियर, पिनियन, बेयरिंग, जितने भी पार्ट मैंने चेंज किए हैं, पूरी किट 2000 रुपये में परचेज़ की थी। बूट लगाने से पहले थ्रोटल क्लीनर से इसको साफ़ कर रहा हूँ ताकि ग्रीस यहाँ से आउट हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे लगाना होगा सीलेंट लगाने का पर्पस, ताकि ये जो बूट है बहुत अच्छे से फिक्स हो। इसके बाद डस्ट अंदर जाने के चांस ना रहें। जब डस्ट अंदर जाती है तो डस्ट वैसा ही काम करती है जैसे कि कटर। तो डस्ट को सिक्योर कर दिया, बूट अच्छा लगा दिया, ग्रीस बहुत अच्छा भर दिया, पूरी रॉड चेंज कर दी, पिनियन चेंज कर दिया, बेयरिंग चेंज कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि स्टीयरिंग रैक नहीं चलेगी? और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि रिपेयरिंग चलेगी नहीं, एक्चुअल में उनको रिपेयरिंग करनी ही नहीं आती, उन्हें आता सिर्फ चेंज करना। माल उठाओ, फेंक दो, नया पार्ट लगाओ, ये भी लगा दो, कस्टमर को डरा दो और सिर्फ बातें बना लो। बातें जितनी मर्जी बनवा लीजिए, उन लोगों से काम नहीं होता। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीज़ें रिपेयरिंग होंगी तो फिर ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट मिलेंगी भी बहुत इजीली, लोग इसको बनाएंगे भी, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन पार्ट्स को हम रिपेयर कर सकें। यह है स्टीयरिंग आउटर एंड, इसको हमने खोला था मार्किंग करके और इसके राउंड के नंबर्स गिन के। इसको सेम वैसे ही लगाएंगे, नट को मार्किंग तक पहुंचाएंगे और वापस एंड को उतने ही नंबर से टाइट करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19वां राउंड जब देंगे तब इसको कर लेंगे हम फुल टाइट। अब इस रैक को जब हम गाड़ी में फिट करेंगे, अलाइनमेंट बिल्कुल भी आउट नहीं होगा, क्योंकि जहां पॉइंट्स हमने खोला था वहीं इसको टाइट किया। अब सेम जैसा हमने इसको फिट किया, बूट लगाया, वैसा ही दूसरी तरफ भी हमको बूट लगाना है, टायर और एंड टाइट करना है। सेम प्रोसेस है, इसलिए आपको दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ। और दूसरी तरफ का बूट मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि बूट वही सही था और मैंने सिर्फ इसके क्लैम्प को दोबारा टाइट किया। सीलेंट लगाया है पीछे भी और सीलेंट लगाया है आगे भी, जिससे स्टीयरिंग रैक को मैं डस्ट और वाटरप्रूफ बना सकूं। याद रखिए, इन सारे पार्ट्स का दुश्मन पानी और गंदगी, धूल होती है। सिर्फ इन चीज़ों से आपने बचा लिया, पार्ट्स की लाइफ वैसे ही बढ़ गई। ग्रीस सही लगा लिया तो बस हो गया काम। तो अभी देखो जी, फाइनली पूरी रैक हमने रिपेयर कर दी, और रिपेयर क्या कर दी, एक तरह से नई कर दी। पिनियन, शाफ्ट, बेयरिंग ये नया पड़ गया, साथ में ये गियर रॉड ये भी नई पड़ गई। अब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसका कि रिस्क हो कि इसके बाद फिर खोलनी पड़ जाए। अब ये हो गई बिल्कुल नई के जैसी। बस यही एक डिफरेंस था इस रैक की रिपेयरिंग की वीडियो में। रिपेयरिंग तो बहुत सारी देखी होंगी आपने, लेकिन शायद ही इस तरह की रिपेयर देखी हो। अब रिपेयर करने के बाद इसको इंस्टॉल करना भी एक थोड़ी सी ट्रिक है अभी, क्योंकि मुझे इसके आगे और भी काम करना है, इसलिए अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। इसको जो मैंने मार्किंग से मिला के इसको खोला था अंदर, उसी क्रॉस में मार्किंग के साथ टायर को सीधा करके फिट करना है। अलाइनमेंट बिल्कुल भी आउट नहीं होगा, बिल्कुल 0-0 रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम टेक्निकल ज्ञान 1919 पे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।